नमस्कार साथियों। आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। पॉलिटी का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूर्व के वीडियो में हम लोग देखे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों का बना उसमें से किस तरीके से कंपनी रूल के तहत कौन कौन से जो उनके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए उनका क्या प्रभाव रहा, साथ ही जो चार्टर एक्ट थे प्लस जो है क्राउन्स रूल के दौरान किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट का जो प्रभाव रहा उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से, इसकी डिमांड कैसे उठी, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और किन किन नेताओं का या किस किस ऑर्गेनाइजेशन का इसमें भूमिका रहा है, और ये पूरा जो एक आप कह सकते हैं कि जो जर्नी रहा है उसके बारे में हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएं उसके पहले कुछ सर्टेन चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है, उसको हम लोग बताते हैं। ये आपके समान अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा कि कुछ जो टर्म हमेशा यूज होता है उसको आपको जानना चाहिए। जैसे लॉ किसको कहते हैं। लॉ एक्चुअली में क्या है ना कि या तो वो लिखित रूप से हो सकता है या अनरिटन रूप से हो सकता है। आप समान रूप से इसको समझते हैं कि लॉ बनाते कौन है, तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा यानी कोई जो विधायिका हैं उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का जो है अगर इनेक्ट किया गया है उसको हम लोग या रिटेन या अनरिटेन फॉर्म है तो उसको लॉ कहते हैं। उसके पीछे यानी क्या लीगल फोर्स है ताकि वो जो है चीज़ें लागू हो सके। एग्जाम्पल के लिए जितना भी आप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट है या सिटीजनशिप का एक्ट है या कोई भी जो एक्ट है आप उसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते, उसको क्या कहते हैं हम लोग लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। ऑर्डिनेंस किसको कहते हैं। सपोज किया जाए कि जब पार्लियामेंट है या विधान सभा या विधान परिषद अगर सेशन में नहीं, कानून कब बनता है जब सेशन में होता है, सत्र चल रहा होता है, और ऐसे समय में अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है तो उसको हम लोग कहते हैं आपका ऑर्डिनेंस। वो यानी वो जो एक टेम्प्रोरी जो लॉ होता है यानी अस्थाई जो कानून है उसको वैलिडिटी मात्र 6 महीने के लिए रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं बायलॉज किसको कहते हैं। बायलॉज अगर कोई लोकल बॉडी है जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको कहते हैं बायलॉज। रूल्स किसको कहते हैं। देखिए होता क्या है ना कि जब एक्ट बनता है कोई भी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया, सपोज किया जाए कि किसी चीज़ के लिए कानून बना तो उसमें चीज़ें संक्षिप्त रूप से लिखी रहेगी। सपोज किया जाए कि लिखा रहेगा कि किसी लाभार्थी को 100 रुपये मिलेगा, तो अगर ये एक्ट का किसी चीज़ का एक्ट बना, अगर ये चीज़ें लिखा हुआ कि 100 रुपया किसी को दिया जाना है, लेकिन वो आपका सारा डिटेलिंग कि कौन सा फॉर्म भराएगा, फॉर्म भरने का प्रारूप क्या रहेगा, किस फॉर्मेट में फॉर्म भराएगा, किसके पास एप्लीकेशन देना है, किस तरीके से उसको कहाँ पर सबमिट करना है, ये सारा डिटेलिंग उसके रूल्स में आता है। तो रूल्स क्या कहते हैं कि एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो कार्यपालिका है यानी जो सरकार है उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन जो कार्यकारी जो निर्देश जारी किए जाते हैं किसी एक्ट को अनुपालन कराने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं रूल्स। रेगुलेशन किसको कहते हैं। रेगुलेशन में आप देखिए कि किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस होगा, कोई टेक्निकल गाइडलाइंस अगर है, देखिए तरह तरीके के रेगुलेटर्स है डेवलप, जैसे कि देखिए सेबी है किस तरीके से शेयर मार्केट को करता है, तो उस तरीके का अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे देखिए कि आपका जो हम लोग ये आप किसी भी तरीके का रेगुलेटिंग, जैसे आप सेबी देख लेते हैं या किसी भी प्रकार का LIC है, उसके लिए अलग इंश्योरेंस का अलग देखिए रेगुलेटिंग बॉडी है। तो अगर कोई रेगुलेटिंग बॉडी है उसके द्वारा कोई स्पेसिफिक या टेक्निकल चीज़ें के उसी तरीके के अनेक रेगुलेटर हैं। देखिए हॉस्पिटल के लिए अलग रेगुलेटर होते हैं, स्कूल्स वाले के लिए अलग रेगुलेटर्स होते हैं। तो अगर कोई रेगुलेटर है जो कोई स्पेसिफिक टेक्निकल या जो है आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, लॉ किसको कहते हैं, ऑर्डिनेंस किसको कहते हैं, बायलॉज किसको कहते हैं, रूल्स किसको कहते हैं, रेगुलेशन किसको कहते हैं। ये सामान्यतः बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए आपको इसमें क्लैरिटी जो है रखना है। उसके आगे हम लोग जो है अगर एक बात की चर्चा करें कि रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं, ये हमेशा आप देखिएगा कि रूल ऑफ लॉ हम लोग दोबारा जब फंडामेंटल राइट का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आएंगे। यहाँ पर जस्ट हम लोग शॉर्ट में इस चीज़ों को देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मीनिंग होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी लॉ के ऊपर कोई नहीं, लॉ ही वो चीज़ है जो कि आपका हाईएस्ट अथॉरिटी है।
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी जाति का, धर्म का, किसी लिंग का, किसी भी सेक्स जेंडर, इन सब का नहीं, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ का जो सर्वोच्चता है वो इसमें रहेगा। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल है वो जो है समान है, ये आपका उसमें रहेगा। और रूल ऑफ लॉ को जो है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी केशवानंद भारती के, जिसको फेमसली आप जानते होंगे, उसके अंदर उसका बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में शामिल कर। बेसिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? संविधान के ढांचे का वह स्ट्रक्चर, वह भाग जिसको कि आप अमेंड नहीं कर सकते, यानी वो उसके मूल आत्मा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अलग से टॉपिक है, किस तरीके से इवोल्व हुआ, क्या उसकी स्टोरी है, कि क्या क्या उसमें इशूज है, हम कभी अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पर समान रूप से आपको अभी तत्काल के लिए ध्यान रखना है कि वो स्ट्रक्चर जो कि जिसको चेंज नहीं किया। तो केशवानंद भारती केस में इसको जो है रूल ऑफ लॉ को जो है आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये किया गया, यानी इस चीज को जो संविधान में अमेंडमेंट का जो पावर है उसके तहत जो है इसको आप कह सकते हैं उसके बाहर की चीज, यानी कोई पार्लियामेंट चाह के भी इन चीजों को आप कह सकते हैं अमेंड नहीं कर सकता है। तो इतना जो है ये चीजें रखी गई है, ठीक है। उसमें कुछ और चीजें होता है, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी का भी जिक्र होता है, लीगल सर्टेनिटी का भी जिक्र होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो एक्शन लेता है उसके लिए जो है वो लीगली जो है उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, जस्टिफाई, जो भी एक्शन लिया जाता है उसके लिए वो उत्तरदायी हो। तो इस तरीके का भी चीज जो है आपका उसमें आता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्योंकि संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अपने संविधान के बारे में, उसके पहले हम लोग देखें कि दुनिया में किस तरीके के संविधान है, किस टाइप का संविधान होता है, तो वो चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी दुनिया में है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ कि एक डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक कह सकते हैं उसको फॉर्मली रूप से, औपचारिक रूप से एक दस्तावेज है जिसमें कि वो लिख दिया गया कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वहाँ जो सिटीजन के अधिकार हैं वो कैसे होंगे। तो ये जो है आप कह सकते हैं इंडिया में देखिए क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि रिटन रूप से है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से कहीं पर जो क्या होता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? जहां पर की चीजें लिखी हुई नहीं है, लिखी हुई चीजें नहीं है, लेकिन उसके अलग होते हैं, या तो आपका कन्वेंशन से होगा या स्टेच्यूट से होगा। या जैसे यूके में क्या होता है कि वहाँ जो पार्लियामेंट जो कानून बनाया, स्टेच्यूट बनाया, वही आप कह सकते हो रहा, या वहाँ ट्रेडिशन से भी होता है, कन्वेंशन से भी होता है। तो वो आपका यूके में उस तरीके का है। उसी तरीके से संविधान का एक टाइप कहा जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आगे के टॉपिक में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिटेल से अभी पढ़ेंगे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें कि सुधार करना, अमेंड करना, संशोधन करना आसान नहीं हो, यानी उसकी जो प्रक्रिया है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी जटिल है, यानी आप कह सकते अधिक बहुमत का जरूरत पड़ता होगा, अधिक अधिक राज्यों का समर्थन है। तो इस तरीके का जो चीज़ है उसको बोलते हैं रिजिड, यानी आसानी से संशोधन नहीं होता, उसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं कि जहाँ इजीली से आप उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। उसी तरीके से एक है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं कि जो केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बीच को पावर जो भी है उसको डिवाइड करता है। जैसे इंडिया में देखते होंगे कि आप जो है ऑल्दो क्वाजी फेडरल है, लेकिन आप समझने के लिए कि सेंटर और स्टेट के बीच जो है शक्तियों का जो डिवीजन होता है, उस तरीके का जो संविधान है उसको बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से अगर यूनिटरी करें तो उसमें जो पावर है केंद्र के पास ही होता है, सेंट्रलाइज पावर होता है, जैसे यूके में है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है यूनिटरी आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ अन्य तरीके का भी चीज होता है जिसके के बारे में आपको बताते हैं, जैसे कि एक प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं कि जहां एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग हो, यानी एकदम सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जैसे कि यूएस में आप देखिएगा कि वहाँ जो एक्सिक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पर स्टेट के भी हेड हैं और आपका गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं, और उसे को कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। ये अलग से सब जितना भी टर्म बता रहे हैं एक अलग से टॉपिक भी है जो आगे आने वाले आपको जो भी डिस्कशंस रहे उसमें डिटेल से करेंगे। शॉर्ट में इन चीज़ों का भी बता रहे हैं ताकि ये टर्म बार बार बीच में आता है तो एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहे। पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, जैसे आप भारत का केस देखिए, जो एक्सिक्यूटिव है यानी जो यहाँ सरकार में है, जो कार्यपालिका है,
वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है। अब देखिए जो भी मंत्री बनते हैं या जो भी प्रधानमंत्री वो संसद के भी पार्ट है। तो इस तरीके को कहते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये इंडिया उस तरीके का एग्जाम्पल है। प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो यूएस में है, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जहाँ रिलीजन को गवर्नमेंट का जो लॉज है उससे अलग करता है, ठीक है। तो ये आपका सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसी तरीके से थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जहाँ की जो धार्मिक कानून है उस आधार पर अगर संविधान में है तो उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक। इसका एग्जाम्पल आपको ईरान में देखने को मिलेगा, ठीक है। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं कि अगर जो स्टेट का हेड होगा, रिपब्लिकन मतलब जो स्टेट का वो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि जो है आपका कहते हैं हेरिडेटरी रूप से होगा, ठीक है। तो यानी जैसे स्टेट का हेड अगर इलेक्ट होता है तो उसे को कहते हैं, जैसे इंडिया के केस में प्रेसिडेंट देखे इलेक्ट होके बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रिपब्लिकन। जैसे यूएस है, फ्रांस है, ये सब जगह रिपब्लिकन है। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो मोनार्क होते हैं उन्हीं को जो आप कह सकते हैं कि हेड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑल द उनके पास पावर जो है अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से है, कहीं पर लिमिटेड पावर्स है, ठीक है, कहीं पर जो है अधिक पावर है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको जो टर्म है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब टर्म बीच बीच में ये अलग से एक एक टॉपिक है जिसको कि हम अलग से आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके डिस्कशन के पूरे शॉर्ट में चीज़ें बता देंगे ताकि ये चीज़ें उस टॉपिक के पहुंचने के पहले अगर आए तो आपको एक मिनिमम उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ये पूरा मुद्दा है ये कहाँ से उठा। आपको पता, हम कहानी वहाँ से स्टार्ट करेंगे 1917 से। जब 1917 में आपको ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जहाँ पर कहा गया कि हम जो ग्रेजुअल जो है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ इंडिया में जो है हम लोग स्टेप उठाएंगे, जिसका जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 का जो एक्ट आपका आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें प्रोविजंस किया गया कि वहाँ से हमको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि इंडियंस जो है का जो ये सरकार चलाने वाला है वो खुद से चुने हुए लोग रहेंगे, उनका खुद से चुना हुआ लोग रहेगा। तो इस तरीके की बात वहाँ पर किया गया। और आपको पता है कि 10 साल के बाद जो 1919 का एक्ट था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद पुनः रिव्यू होगा कि किस तरीके से चीज़ें मूव आउट कर रहा है, नहीं तो फिर से उस कमीशन जो रिकमेंड करेगा उसके अनुसार हम लोग जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो उसी के तहत 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, 2 साल पूर्व ही होता है, और उनके द्वारा जो भी सजेशन दिए जाते हैं उस पर जो है जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पर चर्चा किया जाता है और वाइट पेपर निकलता है जिसका कि इम्पैक्ट जो है 1935 का जो एक्ट है उसमें जो है उसको एकोमोडेट कराया जाता है। अब होता क्या है कि इसके बीच में बहुत सारा आप कह सकते हैं पानी जो है बह चुका था, बहुत सारा मूवमेंट हो चुका था। आपको पता हिस्ट्री में सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे हम लोग, किस तरीके से भगत सिंह का इंसिडेंट हुआ और किस तरीके से पूर्ण स्वराज का डिमांड जो है 1929 में उठने लगा। यानी कि जो अभी पूर्व में जो डिमांड होते थे वो डोमिनियन का डिमांड होता था, और लेकिन 1929 में जब दिसंबर में लाहौर अधिवेशन के बाद वहाँ पर पूर्ण स्वराज का डिमांड उठने लगा, और कि हमको अब जो है सेल्फ गवर्नमेंट की बात हम नहीं करना है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करना है। इस तरीके का 1929 में के लाहौर अधिवेशन में ये जो है निर्णय लिया गया। अब उसी समय आपको जो एक आप कह सकते हैं नेहरू रिपोर्ट जो है, जिसमें भी एक तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा एक चैलेंज दिया गया था कि क्या इंडियंस खुद से बना सकते हैं, अगर आप खुद से बना सकते हैं तो बनाइए। तो नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो संविधान में लिया जा सकता है उस तरीके का जो है पेश किया गया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो वो हिस्ट्री में डिटेल्स में देखेंगे। तत्काल यहाँ पर देखते हैं कि जब इस तरीके का डिमांड होने लगा कि इंडियंस को हम लोग जो है पावर देंगे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात होने लगी, फिर जो है स्वराज की बात होने लगा, तब उसी के बीच एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं बहुत ही रिनोन्ड कम्युनिस्ट लीडर थे एमोन राय। उनके द्वारा इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से यह प्रपोजल रखा गया कि जब संविधान हमको बनाना है तो उसके लिए संविधान सभा होना चाहिए। तो ये जो है इनके द्वारा फर्स्ट टाइम इन सैद्धांतिक रूप से यह प्रपोज किया गया कि भारत को जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में
प्लान करना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अभी तक सैद्धांतिक रूप से था, कहीं भी रिटेन रूप से उस तरीके से चीज़ें नहीं रखी गई थी। 1935 में क्या होता है कि उस समय का आपको पता है कि जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके द्वारा ये ऑफिशियली जो है औपचारिक रूप से ये रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड जो है उसको रखा गया। और उसके आगे अगर हम लोग चलते हैं 1938 में अगर हम लोग चलते हैं तो पंडित नेहरू उससे भी एक स्टेप आगे बढ़े और बोले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेरा है, जो संविधान सभा होना चाहिए, वो एडल्ट फ्रेंचाइज पर यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है उसको चुना जाना चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं उस समय के हिसाब से 1935 में हम लोग चर्चा किए थे कि किस तरीके से वोटिंग राइट्स जो है ऑलमोस्ट 10% के अराउंड था। तो उस समय सारे एडल्ट जो है मिलके जो है इसके करे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का एक विचारधारा आप कह सकते हैं कि था उस समय जो है आप कह सकते हैं। तो वो अंग्रेज ने ऑल दो इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो है 1938 में जब डिमांड हुआ, 1939 में आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसमें ब्रिटिशर्स प्रेशर में थे और उसको जो है आप कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से अगस्त इसको ऑफर बोलते हैं, उसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, आपका कहना है कि एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये अभी सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया 1940 में। उसके बाद कुछ अन्य प्रयास हुए। उसमें क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो इन उस समय जो भी लीडर्स थे आपको पता है कि उनके द्वारा यह डिमांड किया जा रहा था कि आप हमको, हम खुद आज़ाद हों तभी तो हम आपका साथ दें युद्ध में। तो इस तरीके की बात वहाँ पर उठी। तो आप इंडिया में आपको पता है कि नहीं, तो फिर दबाव बन रहा था महात्मा गांधी के ऊपर कि आप फिर से जो है सीडीएम कीजिए, फिर से जो है अंग्रेजों के साथ सहयोग कीजिए, इस तरीके की बातें आपको चल रही थी। इसी के बीच में 1942 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक और प्रयास किया गया, क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स जो है सर स्टीफन क्रिप्स जो है यहाँ पर एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए कि इंडियंस को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का है उससे संबंधित एक प्रपोजल लेके आए। बोले कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो जो हम लोग जो है इस या संविधान सभा जो है जैसे ही युद्ध खत्म होता है स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि न कांग्रेस एग्री हुआ न मुस्लिम एग्री हुआ। कांग्रेस को लगा कि ये तो महात्मा गांधी बोले तो पोस्ट डेटेड चेक है, युद्ध खत्म होगा उसके बाद की आप बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी जो क्रिप्स प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मुस्लिम लोग 1939 के बाद आप कह सकते हैं कि एक अलग नेशन के डिमांड पर वो मूव कर चुके थे और उनका हमेशा कोशिश होता था कि दो संविधान सभा रहे, एक संविधान सभा ना रहे, एक इंडिया के बारे में बात करें और एक पाकिस्तान के बारे में बात करें। यानी तो उसका भी प्रस्ताव क्रिप्स में नहीं था, तो न मुस्लिम लीग इसको स्वीकार किया और न ही जो है कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। इसके कारण क्या हुआ कि क्रिप्स प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इसी के बीच में उस समय 1945 में आपको पता है कि युद्ध जो है वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होता है। जो तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड बेबल, उनके द्वारा यह पुनः प्रयास किया गया कि इन चीज़ों को फिर से जो है इस दिशा में मूव कराया जाए। तो उस समय जो है एक फिर इलेक्शन कराया जाता है, ठीक है। 1945 जैसे ही युद्ध खत्म होता है फिर जो है उसमें चुनाव होता है और पुनः एक प्रयास होता है इस दिशा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या इंडिया का में जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो उसमें कैबिनेट मिशन प्लान जो है लेके आते हैं। उसमें भी आपको पता है सर स्टीफन क्रिप्स जो है पुनः आते हैं, एबी अलेक्जेंडर आते हैं, पैथिक लॉरेंस जो आते हैं। तीन लोगों का टीम जो है, तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसी के नाम पर इसको कैबिनेट मिशन जो है कहा गया। कैबिनेट मिशन आया और इसी के आधार पर ऑल दो एक बीच का रास्ता बना और उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म हुआ। यानी कि अगर आप देखिएगा कि जो प्रयास उस समय से चल रहा था हम लोगों का, वो 1946 में आके जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है गठन हुआ। अब है कि हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कौन लोग उसमें चुन के आए। अभी आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से 1946 वाले में फिर जो है जब चुनाव हुआ है तुरंत जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव का हो या प्रोविंशियल का हो, सबका चुनाव हुआ है। वर्ल्ड वार के बाद जो है चुनाव हो चुका है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चयन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जो है आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हम लोगों का है उसका गठन जो भी होता है उस कैसे होता है। तो आपको यह दिमाग में आएगा कि ये कैबिनेट मिशन के तहत हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो जो संविधान सभा बना
उसमें टोटल 389 जो है आपका टोटल मेंबर थे, ठीक है। 389 में 296 ब्रिटिश इंडिया से और 93 प्रिंसली स्टेट से। आपको पता है कि उस समय इंडिया दो तरीके का था, एक ब्रिटिश इंडिया था जिसमें डायरेक्टरी रूल था, देशी रियासत जिसको कि आप प्रिंसली स्टेट कहते हैं, वहाँ से 93 का रिप्रेजेंटेशन। 296 को भी अगर आप थोड़ा सा और डिवाइड कीजिएगा तो उसमें 292 जो डायरेक्ट जो ब्रिटिश इंडिया के थे, जो 11 जो प्रोविंसेस था, 11 प्रोविंसेस का उसके तहत से, 4 जो चीफ कमिश्नर का जो एरिया होता था उससे थे, यानी 296 यहाँ से हो गए और 93 आपका प्रिंसली स्टेट से। तो डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर डिस्कशन हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। अब है कि इसमें कौन से लोग शामिल थे, उनका कंपोजिशन क्या था। तो अगर आप देखिएगा तो समाज के हर हिस्से से लोग इसमें शामिल हुए थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, एंग्लो इंडियन हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, एससी हो, एसटी हो, महिलाएं हो, वुमेन्स हो, सबका पार्टिसिपेशन था। समाज के डिफरेंट कंपोजिशन से इसका में जो है चीज़ें था। लेकिन हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो है कि आपका क्या ये जो कंपोजिशन था किस तरीके से आया, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो पॉपुलेशन को मेन आधार बनाया गया कि 10 लाख अगर पॉपुलेशन है तो उस पर एक सीट का जो है प्रावधान जो है आपका किया गया था। और जनरली जो आपका चयन हुआ वो 3 तरीके से हुआ, मुस्लिम्स का को रखा गया, सिख को रखा गया और जनरल, यानी मुस्लिम, सिख और जनरल 3 तरीके से जो सीट का एलोकेशन किया गया वो 3 तरीके से आपका किया गया था। अब है कि इसका चयन कैसे हुआ, वोटिंग कैसे हुआ, संविधान सभा का वोटिंग कैसे हुआ। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है सिंगल ट्रांसफरेबल जो मेथड है उसके माध्यम से हुआ। यानी ये मेथड क्यों चुना गया होगा, आप समझ सकते हैं कि अगर मेजोरिटी वाला हम लोग करेंगे तो उसमें तो जो अल्पसंख्यक होंगे उनका नहीं हो पाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जिस कंपोजिशन का मुस्लिम है या सिख है तो उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जिस तरीके से वोटिंग होता है, और जैसे लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, उसमें जो सबसे अधिक मत आते हैं वही विजयी होते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनल यानी मिनिमम जो सीटें हैं वो सबको आपको रिप्रेजेंटेशन उसमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्रोपोर्शनल सिस्टम का हो गया और सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड से होता है। इसमें उस तरीके से होता है कि सपोज के वोटिंग हो गया तो उसमें फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो मान लिया फर्स्ट जिसका वो काउंट होगा, अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड चॉइस जो है वो भी ट्रांसफर होता है। तो राष्ट्रपति का जब टॉपिक करेंगे तो इस चीज़ को पूरा डिटेल्स आपको समझाएंगे फिर उसमें। तो तत्काल आपको रहिए, इस सिस्टम का इसके लिए यूज किया गया क्योंकि सारे जो समाज के लोग हैं उसका रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें दिखे। अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि मेंबर्स क्या इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे। तो देखिए इलेक्टेड मेंबर थे, इलेक्टेड थे, लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे। हुआ क्या, अभी आप देखें कि प्रोविंस का चुनाव हुआ था तो वहाँ जो भी मेंबर्स थे उनके द्वारा जो है चयन किया गया, उनके द्वारा वोटिंग किया गया। तो जो प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंस था उस समय, तो वहाँ के भी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर बने होंगे वो कैसे बने होंगे कि आप कह सकते हैं कि जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव मेंबर थे उनके द्वारा वोटिंग किया गया, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक तो वोट नहीं दिया गया। तो यानी इनडायरेक्ट जो है आपका उस तरीके से इलेक्शन हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं इलेक्टेड है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पर क्या हुआ कि वो नॉमिनेटेड है, जो देसी रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा जो है आपका नॉमिनेशन जो है उनका किया गया। उस समय आप सोच के देखिए कि जितना भी प्रोमिनेंट फिगर्स थे सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। एक्सेप्शन में एक है कि महात्मा गांधी जो है, ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं है, ठीक है। अब जब ये सभा जब शुरुआत हुआ तो हुआ क्या कि प्रिंसली स्टेट ने इसका बाइकआउट किया। प्रिंसली स्टेट क्या करता है कि बाइकआउट करता है क्योंकि वो तो जो 93 है यानी 296 प्लस जो 93 है, तो 96 जो 3 है वो शुरू में ऑप्ट किया कि हमको बाहर रखना, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अब उसके बारे में अगर हम लोग करें कि ये तो चयन हो गया, उसका बैठक कब हुआ, अब उन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेट या जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला बैठक बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि 9 दिसंबर को जो है हम लोगों का फर्स्ट मीटिंग हुआ। 9 दिसंबर को संविधान सभा का फर्स्ट बैठक होता है और उसमें एक ये होता है कि एक प्रावधान है कि
जो सबसे ओल्डेस्ट जो मेंबर होते हैं, आप देखिएगा अभी भी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का है कि पहला बैठक जो करता है, एक फ्रेंच प्रैक्टिस है उसके आधार पर, तो सबसे ओल्डेस्ट जो मेंबर होते हैं उनको जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी के तहत जो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उस समय के जो है उनको जो है टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया। और 2 दिन के बाद जो है फिर जो 11 दिसंबर को जब बैठक होता है तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं उनको जो है चेयरमैन बनाया जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है आपको एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये आपके कहीं कहीं फिल्म्स में आता है। तो 9 तारीख को आपका फर्स्ट बैठक हो गया, 11 को आपको बता दिए कि किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है चेयरमैन बनते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपके एग्जाम के ख्याल से वो है 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ कि जो पंडित नेहरू थे उनके द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो चीज़ है, आप समझ सकते हैं कि वही बाद में जाके जो अपना प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसका आधार बना। यानी कि एक तरीके से वो विजन डॉक्यूमेंट था कि जो संविधान सभा बनाने जा रहा है वो इंडिया को किस तरीके से देखना चाह रहा है, कि तो ये सारी चीज़ें आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के में जो है आपको देखने को मिलेगा। फाइनली जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे आगे। 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडॉप्ट किया गया। और 26 जनवरी 1950 को फाइनली जो है आपका इन्फोर्स में आया, यानी कि लागू हुआ। क्यों उस डेट को एडॉप्ट हुआ और क्यों लागू हुआ उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंडिया किस तरीके से का जो विजन डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में पंडित नेहरू के द्वारा डिटेल से बताया गया कि भारत जो है एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, सोवरेन, संप्रभु और रिपब्लिक जो है एक गणराज्य के रूप में देखता है। और जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हैं और प्लस जो प्रिंसली स्टेट हैं वो टोटल का टोटल इंडिया का पार्ट होंगे। आप ध्यान रखिए, शुरुआत में जो है प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जो विजन डॉक्यूमेंट्स पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया उसमें यह दिखाया गया कि ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट जो है वो संपूर्ण इंडिया के पार्ट होंगे। और जो भी पावर होगा वो सारा पावर जो है आपका जो है पब्लिक के माध्यम से आएगा। जो आप प्रियम्बल में भी बी दी पीपल जिसको आप बोलते हैं, तो सोर्स ऑफ पावर जो होगा वो कहाँ होगा, वो जनता होगा। और हर तरीके की न्याय की बात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, आर्थिक सामाजिक न्याय आपके बारे में डिस्कशन करता है। प्लस इक्वलिटी ऑफ जो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में करता है। प्लस स्वतंत्रता की भी बात करता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, इन सब के बारे में विचार व्यक्ति स्वतंत्र। आप देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें जो आगे जाके फंडामेंटल राइट्स और अन्य चीज़ों में आपको इवोल्व हुआ। उसी तरीके से जो न्याय की बातें हैं, किस तरीके से डीपीएसपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना या फिर जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट बना। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से देख रहा है, ये सारा चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मिलेगा। प्लस क्योंकि उस समय आप देश की स्थिति समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का किस तरीके से इशू चल रहा था, स्पेशली मुस्लिम लीग के कारण। तो जो बैक या डिप्रेस्ड क्लासेस को लेके, तो वो स्पेशली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखा गया कि जो पर्याप्त मात्रा में एडुकेट सेफगार्ड जो है माइनॉरिटी के लिए, प्लस जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखा जाएगा। और विश्व शांति के लिए भी जो है प्रयास इंडिया के द्वारा जो है आपका जो नीति बनेगा, जो कानून बनेगा उस हिसाब से रहेगा कि जो है वर्ल्ड पीस जो है बना रहे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बहुत ही विजनरी डॉक्यूमेंट जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है रखा गया था। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से अगर देखें तो ये संविधान सभा जब चला होगा तो आपको पता होगा कि जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट भी अगर आपको ध्यान रखना है जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ये 13 दिसंबर को 1946 को जो आपका पेश किया गया, ये 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इसमें के बारे में डिस्कशन हुआ होगा और फिर जो है वो चीज़ें 22 जनवरी को जो है आपका एक्सेप्ट होता है। एक और इम्पोर्टेंट डाटा आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 यानी 22 जुलाई 1947 को जो अपना तिरंगा है, नेशनल जो फ्लैग है, उसको भी संविधान सभा के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया था। और 15 अगस्त को तो आपको पता है कि किस तरीके से जो है इंडिया जो है पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ और जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बना। साथ ही मई 1949 में जो है भारत के द्वारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा रेटिफाई किया गया कि कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप के रूप में
रेटिफाई किया गया, ठीक है। और संविधान को फाइनली जो है 26 नवंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपका प्रियम्बल में ये डेट मिलेगा आपको, 26 नवंबर 1949 को जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, उसको जो है एक्सेप्ट किया गया। और आपका एक और डेट इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950, यानी आज़ादी के 2 दिन पूर्व का, उस दिन जो हम लोगों का नेशनल आपका कह सकते हैं एंथम है या नेशनल सॉन्ग है जनगण मन या वंदे मातरम, उसको जो है एडॉप्ट किया गया। प्लस जो है राष्ट्रपति के रूप में फर्स्ट टाइम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है 24 जनवरी 1950 को जो है इलेक्ट हुए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इंडिया जो है कंप्लीटली जो है रिपब्लिक के रूप में हुआ। तो आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि 26 नवंबर 1949 को जब एडॉप्ट हो गया या इनेक्ट हो गया तो उसी दिन क्यों नहीं संविधान हुआ। तो आपको पता है, अभी हम आपसे चर्चा किए कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है जब पंडित नेहरू उस अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उस समय पूर्ण स्वराज का जो है वो घोषणा किए थे। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे के रूप में जो है मनाया गया था। और तब से जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जा रहा था। तो उसी को सेलिब्रेट या उसी को आप कह सकते हैं कि उसी के कारण जो है डिसीजन लिया गया कि हम लोग इसको जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः जो है हम लोग इसको लागू करेंगे, अपने ऐतिहासिक जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब हम लोग इसमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो पार्टिसिपेशन था, वुमेन पार्टिसिपेशन भी था। और ये जो संविधान सभा है ये कितना दिन काम किया, ये सब भी हम लोगों को थोड़ा जानकारी रखना चाहिए कि ये जो है लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक लगातार ये इसका अवधि रहा। और टोटल जो एक्सपेंसेस हुआ 64 लाख उस समय के हिसाब से बड़ी राशि थी, खर्च किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखना चाहिए। कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है, कहीं कहीं पूछा जाता है क्या वुमेन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। तो टोटल 15 जो है वुमेन मेंबर्स भी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, ठीक है। अब है कि हमको उस बारे में भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो हम लोगों का संविधान सभा अभी ये जो काम कर रहा था ये किस तरीके से ड्यूअल वर्क कर रहा था। यानी संविधान सभा जब ये गठन हुआ तो 2 तरीके का काम करने लगा, ठीक है। एक तो आप संविधान बनाने की दिशा में भी, और जब कंट्री आज़ाद हुआ तो कानून बनाने का भी काम, यानी डबल काम हो गया। एक काम हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में, यानी संविधान सभा का मूल रूप में था कि संविधान का निर्माण करना, और जब तक चुनाव होता, फिर से पार्लियामेंट का गठन होता, लोकसभा, तब तक लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कानून बनाने का भी जो दिशा है, जो काम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है उसको किया गया। और ये पावर इस संविधान सभा को कहाँ से मिला, तो कल के भी हम क्लास में डिस्कशन किए थे कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया गया कि वह कोई भी कानून बना सकता है और वो अपने अपने देश के लिए। तो ये चीज़ें किया गया, उससे ये एम्पावर हुआ। और जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक इसको एम्पावर किया गया कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम करता रहेगा। इसीलिए संविधान सभा को बहुत बार फर्स्ट जो हम लोगों का पार्लियामेंट के रूप में भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखना, हुआ ऐसा कि आप शुरुआत में अब देखिएगा कि क्या हुआ कि जब पहला बैठक होता है तो न मुस्लिम लोग शामिल हुए और न ही प्रोविंस जो प्रिंसली स्टेट के जो देसी रियासत के जो मेंबर थे वो शामिल हुए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है वो अपने डिमांड को बढ़ाता गया और 1947 को आपको पता है कि वो कंट्री अलग हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के वैसे मेंबर जो पाकिस्तान के पार्ट हो गए वो तो फिर शामिल नहीं हुए, लेकिन वैसे मेंबर जो इंडिया के पार्ट बने और प्लस जो प्रिंसली स्टेट के थे वो धीरे धीरे सारे मेंबर आने लगे। और वो सारे मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आप कह सकते हैं मीटिंग में या उसके पार्ट बने। तो टोटल जो वहाँ पर 389 था, उसके बाद जो है आपका 299 रह गया, ठीक है। यानी मुस्लिम लीग का विड्रॉल जब हो गया तो उसके बाद जो है 299 जो है लोग रह गए। स्लोली जो यहाँ पर आपका जो प्रिंसली स्टेट के जो आपका थे वो धीरे धीरे जो है आपका उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। कुछ और इम्पोर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, एक उसमें से है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका एडवाइजर थे, ठीक है। हाँ, पहले हम लोग उसके बारे में बात किए संविधान सभा।
एक और बात ध्यान रखिए कि संविधान सभा तो काम कर ही रहा था, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए वेरियस कमेटी बनाया गया। आप कभी भी देखिएगा कि चाहे लोकसभा देखिए या विधानसभा, वेरियस तरीके का आपको कमेटी देखने को मिला। वो स्थिर से मतलब उन चीज़ों पर वर्कआउट करता है और फिर जो है उसको वहाँ पर डिस्कशन फाइनल किया जाता है। तो उस समय भी संविधान सभा के लिए जब बन रहा था, उस समय भी आपको वेरियस तरीके का कमेटी बना हुआ था, जिसमें से मेन जो है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी था। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या होता था कि जो अलग अलग तरीके का कमेटी था, वो अपना जो भी वो लोग डिस्कशन किए वो सारा ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाएगा और वो उसको फाइनली जो है उन चीज़ों को आप कह सकते हैं ड्राफ्ट करते थे। ठीक है, इसको आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर जो है मेन थे। ठीक है, अलग तरीके का जो मेजर कमेटी था उसमें से यूनियन पावर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रोविंशियल या प्रोसीजरल कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, तो ये सारे कमेटी थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी है, माइनॉरिटी सब कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है। तो ये सारे कमेटी के जो चेयरमैन है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम से के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो आप इसको जो है, इसमें क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है, तो आप इसको जो है याद रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे यूनियन पावर्स कमेटी के जो चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बार बार आपका जो है इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर थे। इसके मेंबर्स के बारे में भी सवाल जो है आपका पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। जैसे उसके मेंबर में से थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, ठीक है, टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये आपके मेन मेंबर हैं। एक इसमें एन माधव राव जो हैं, एन एम माधव राव, बी एल मित्तर जो रिजाइन कर दिए थे, ठीक है, अपने स्वास्थ्य के कारण उसके रिप्लेस किए थे। उसी तरीके से टी टी कृष्णमाचारी जो है डी पी खैतान के जो है आपका डेथ हो गया था, उसके बाद आए थे। तो ये आपको जो पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ रहेगा नाम। आपको आप अपने एग्जाम्स के लिए जो है आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी एग्जाम्स में देखें ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में जो है आता है। ऑल्दो यूपीएससी में तो नहीं आता, लेकिन पीसीएस या अन्य तरीके के एग्जाम्स में आता है, तो आप अपने एग्जाम्स के लिए इसको ध्यान रख सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, अब जितना भी कमेटी होता था वो क्या करेगा, ड्राफ्टिंग कमेटी को देता था और वो ड्राफ्ट पेश करेंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पहला जो ड्राफ्ट है, फर्स्ट जो ड्राफ्ट है, वो आपका फरवरी 1948 में जो है लाया गया और पब्लिक ओपिनियन के लिए, पब्लिक व्यू के लिए 8 महीने जो है छोड़ा गया। उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट जो है अक्टूबर 1948 में आता है और इसमें टोटल जो है 141 जो है मीटिंग किया जाता है। और उसके बाद जो है आपका जो ये आपका कंप्लीशन टाइम अगर आप देखिएगा तो 6 मंथ के पहले ही जो है आपका कंप्लीशन जो है आपका उसमें किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपका उसमें रहा है। और फाइनली जो है आपका फाइनल जो ड्राफ्ट है वो 4 नवंबर 1948 को जो है संविधान सभा के सामने रखा जाता है। और उसमें जो है आपका आप देखिए कि किस तरीके से बिल पास होता है, उसी तरीके से वहाँ भी फर्स्ट रीडिंग हुआ, सेकेंड रीडिंग हुआ, थर्ड रीडिंग हुआ। तो फर्स्ट रीडिंग जो है आपका 4 नवंबर 1948 से लेके आपका 9 नवंबर 1948 के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड रीडिंग है वो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। इस बीच में टोटल 7,000 से ऊपर 7,653 जो है अमेंडमेंट आता है। उसमें से 2473 जो है आपका जो प्रस्ताव है उस पर एक्चुअली में डिस्कशन होता है। ठीक है, और तीसरा जो आपका फाइनल जो आपका रीडिंग है वो 14 नवंबर 1949 को होता है। ठीक है, और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को जो है आपका ये एडॉप्ट कर लिया जाता है, जब सारे मेंबर्स जो है उस पर जो है सभी जो सदस्य थे 200 टोटल जो है 284 सदस्य ने जो है उस पर जो है आपका साइन किया। तो जब ये शुरुआत हुआ था तो उसमें उसमें जो है प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, तो अब जब ये हो गया और जिस दिन 26 नवंबर आप 1949 को जब ये एडॉप्ट हुआ, तो संविधान के कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे जिसको एकदम लागू किया जाना जरूरी था, उसमें से जैसे कि सिटीजनशिप को लेके था, क्योंकि आपको पता है कि कंट्री जो है पार्टीशन हुआ था तो नागरिकता कितना बड़ा इशू रहा होगा। तो उस तरीके का है, या इलेक्शन से संबंधित है, तो सर्टेन कुछ टोटल 15 के आसपास जो आर्टिकल्स था उनको जो है लागू किया गया।
जो रिमेनिंग जो थे वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्यों 26 जनवरी का डेट जो है आपको सिलेक्ट किया गया, हम आपको बता दिए उसके हिस्टोरिकल कारण कि किस तरीके से 1929 और 1930 के बारे में आपको बताए। अब आपको जो है थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो संविधान का सोर्स कहाँ कहाँ से रहा। तो लगभग जो संविधान सभा था, ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो BM राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे, लगभग वो 60 कंट्री का जो है संविधान को पढ़े और दूसरे जगह का जो पॉजिटिव था उसको जो है एकोमोडेट कराया गया। जो अपना संविधान है वो देखिए वेरियस जो है कंट्री के जो भी हैं उनके जो सोर्सेस है वहाँ से लिया गया है। मेन सोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहा, जहाँ से कि फेडरल स्ट्रक्चर को लिया गया, गवर्नर का जो ऑफिस है उसको वहाँ से लिया गया। उसी तरीके से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म अपना जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो वो जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो है आपका हेड ऑफ जो आप गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आपका यूके से लिया गया। रूल ऑफ लॉ आपका यूके से लिया गया। जो फंडामेंटल राइट्स जो है, जुडिशियल रिव्यू है, वो आपका US से लिया गया है। आयरलैंड से जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया। कनाडा से जो है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी अपने यहाँ जो क्वाजी फेडरल जो है उसमें सेंटर की तरफ टिल्ट है, वो जो हम लोगों का ढांचा है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो जर्मनी से लिया गया है। रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी की जो कंसेप्ट है, फ्रेटर्निटी, आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का से निकल के ये सारी चीज़ें आई थी, तो ये फ्रांस से लिया गया। साउथ अफ्रीका से जो है आपका अमेंडमेंट जिस तरीके से जो संशोधन का प्रक्रिया वो लिया गया। जापान से प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया। और इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट है उससे भी जो है प्रावधान लिए गए। तो अपने संविधान में इतने तरीके से या अन्य अदर सोर्सेस से भी जो है लिए गए, ये कुछ प्रोमिनेंट जो सोर्सेस है उसको हम डिस्प्ले किए हैं। ये आपके एग्जाम्स के हिसाब से जो है आपको इम्पोर्टेंट रहता है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप उसको ज़रूर मेमोराइज कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको याद रखना है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ जो है अमेरिका से आ सकता है, कौन सा चीज़ यूके। आपको अगर पता है बढ़िया से कि यूके अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म को करता है तो आप नेचुरली रूप से आप समझ सकते हैं कि वहाँ से ले गया। उसी तरीके से फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रूप, ये US का मेन फीचर था। आपको ऑटोमेटिकली याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप लिंक कर पाएंगे। लेकिन ये जैसे जैसे हम लोग और टॉपिक को पढ़ेंगे आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे और लिंक कर पाएंगे, ठीक है। अब है कि क्या संविधान सभा जब सब कुछ इतना अच्छा काम किया तो कुछ निगेटिव नहीं आया या कुछ क्रिटिसिज्म नहीं हुआ? तो कुछ क्रिटिसिज्म जो हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि जो संविधान सभा था वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। यानी आप देखें कि किस तरीके से जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा नहीं हुआ था, एडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं था, वयस्क मताधिकार पर नहीं था, यानी सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं था, ठीक है। आपको पता है, तो इस तरीके का चीज़ जो है वहाँ पर कहा गया इसके नेगेटिव में, क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट रूप से जो प्रोविंस में जो चुना के गए तो वही चुने थे। तो ये हुआ कि डायरेक्ट जो है पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सेकंड था कि सोवरेन बॉडी नहीं है। मतलब सोवरेन कहने का मतलब है कि क्योंकि आपको पता है कि कैबिनेट जो मिशन प्लान है उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, उनके ही इंस्ट्रक्शन पर हुआ, उनके ही प्लान के द्वारा हुआ। तो कहा गया कि ये इंडियंस के द्वारा सोवरेन तरीके से नहीं हुआ। जब सेशन भी उसका किया जाता था तो ब्रिटिशर्स के परमिशन से, तो इसलिए ये इसको जो है एक सोवरेन बॉडी नहीं था, ये भी क्रिटिसिज्म हुआ। प्लस जो है टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ, ये भी क्रिटिसिज्म हुआ कि अमेरिका अपना संविधान जो है 4 महीने में बना लिया, लेकिन जो इंडियन जो संविधान था, असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लिया गया। यहाँ तक जो है उसमें के एक जो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे नजरुद्दीन अहमद, जो है उनके द्वारा कहा गया कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी ना हो गया, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी हो गया, जो अपने रास्ते से भटक गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं उनके द्वारा खुद का क्रिटिसिज्म है। उसी तरीके से एक क्रिटिसिज्म ये रहता है कि जो कांग्रेस है उसका जो डोमिनेंस रहा, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल के जो है एक्सपर्ट रहे हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, उनके द्वारा कहा गया कि इस कंट्री में एकमात्र वन पार्टी कंट्री है, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व है।
और उसी के लोग का इस सभा वन बॉडी, यानी कि जो संविधान सभा उसी का प्रभुत्व है, यानी वन बॉडी पार्ट इन एन असेंबली वन पार्टी कंट्री। कह रहा है कि एक ही जो दल है उनके ही लोग ज़्यादा हैं, तो ये कांग्रेस के द्वारा जो डोमिनेंट है उसको भी क्रिटिसिज्म के रूप में कहा गया। प्लस ये कहा गया कि लॉयर्स और जो है जो आपका पॉलिटिशियंस है उनका डोमिनेशन है, क्योंकि जो भी वहाँ पर मेंबर थे या तो वकील थे या जो है पॉलिटिशियंस थे, उसके कारण जो अन स्टेक होल्डर्स है, समाज के जो अन स्टेक होल्डर्स है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी के कारण वकील के या पॉलिटिशियंस के रहना ही ये बहुत अधिक बल्कि हो गया, या जो भाषा जिस तरीके से संविधान का लिखा गया वो सिंप्लीफाइड नहीं हो गए, आप कह सकते हैं कि क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया, ये क्रिटिसिज्म हुआ। प्लस एक और क्रिटिसिज्म होता है कि उसमें डोमिनेंस जो है आपका हिंदूज का था, ये भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। एक लॉर्ड विस्काउंट साइमन करके थे, उनके द्वारा संविधान सभा को ए बॉडी ऑफ हिंदूज कहा गया। उसी तरीके से विंस्टन चर्चिल, आपको पता है, तो विंस्टन चर्चिल भी यह कहे कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी का ये जो सभा है उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी संविधान सभा का हुआ है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ आपको अगर कहीं लिखना हो तो आप कह सकते हैं कि ये क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, आपको हम पूर्व में बताया कि किस तरीके से समाज के सारे हिस्सों का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। ऑल दो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन सबका पार्टिसिपेशन था, और इस तरीके से डिस्कशन के माध्यम से चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से रखा गया कि हमारा संविधान जो है, आप देखिए कि जो भी नेबरिंग कंट्री हैं, बहुत सारे कंट्री जो है जिनका संविधान बना, बहुत का तो बना नहीं, नेपाल का तो देखिए अभी बना, और बहुत सारे जो कंट्री हैं जो इन्होंने बनाया तो, लेकिन बहुत कम समय जो है उनका सक्सेसफुल रहा, दोबारा बनाना पड़ा, या वहाँ पर जो है किस तरीके से डिक्टेटरशिप आ गया। हमारा लोकतंत्र इतने दिनों के बाद भी जो है मजबूती से, इतना विविधता वाला देश होते हुए भी है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिस्कशन से जो है बनाया गया है। और ये बातें आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जो है कह सकते हैं। तो ये टॉपिक, ऑल द कुछ चीज़ें जो है इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा याद करने जैसा आपको लगेगा, लेकिन ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपको कुछ जो भी डेटा हम लोग स्टडी किए आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स भी आते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप एक फ्लो बना के रखिए कि संविधान के बारे में जो इस तरीके से हम लोग स्टोरी वाइज चल रहे हैं, आप उन चीज़ों को समझिए, और डेटा को जो भी इंपॉर्टेंट डेट है आप एक अलग कॉपी में उसको लिख के रखिए, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, ताकि वो आप जब एग्जाम आए, प्रीलिम्स का आए, तो उसमें रिवाइज कर लें, तो आपको उसमें मेंस में बहुत अधिक आपको डेट काम नहीं आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। तो दोनों चीज़ों का आपको जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, दोनों हिसाब से आपको शुरू से ही तैयारी करना है, ठीक है। तो थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए। जो भी हम लोग आपके बीच आते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन लेवल हम लोगों का भी बना रहता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और किसी प्रकार का सजेशन देना हो तो बेहिचक कमेंट में जो है लिखिए, हम लोग आने वाले वीडियो में ज़रूर उसको कोशिश करेंगे कि उसको शामिल करें। थैंक यू वेरी मच। और जो टेलीग्राम पर अगर जिनको मटेरियल चाहिए, तो उसका लिंक नीचे यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पर जाके इसका जो भी मटेरियल सोर्स है वो आप जो है अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।